नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुमानुल्लाह खान। दिल्ली पुलिस ने उन नफरती लोगों के खिलाफ सो मोटे लेते हुए 2 एफआईआर दर्ज की हैं जो सार्वजनिक जीवन में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे बयान दे रहे थे या ऐसे पोस्ट डाल रहे थे जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता था। नफरती पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस आईएफसीओ यूनिट ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं जो आईपीसी 153, आईपीसी 295 और आईपीसी 505 के तहत हैं। अब इन लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा, इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जिन लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बीजेपी की पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा, एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी यति नरसिंहानंद, नवीन कुमार जो बीजेपी के पूर्व नेता हैं, पत्रकार सबा नकवी, शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन वगैरह शामिल हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस ऐसे और लोगों की भी पहचान कर सकती है जो सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट डाल रहे हैं जिससे दंगे भड़क सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पुलिस को ही पड़ती है, पूरी मशक्कत पुलिस को ही करनी पड़ती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव मलिक साहब। वेद भूषण जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली पुलिस ने जो ये एफआईआर दर्ज की है, ये एक अच्छी पहल है। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी और दिल्ली पुलिस ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या दिल्ली पुलिस इस बात को जानती है कि अगर किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ती है तो फिर आखिर दिल्ली पुलिस को ही कंट्रोल करना पड़ता है, परेशानी दिल्ली पुलिस को उठानी पड़ती है, और समाज को ऐसे एक मैसेज की भी जरूरत थी ताकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग बेलगाम हो चुके हैं, जो भी दिल में आता है उस तरह की बयानबाजी करते हैं या फिर उस तरह के कमेंट्स डालते हैं जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सके। वेद भूषण जी। रोमा जी, देखिए, अभी जहांगीरपुरी के दंगे आपने दिल्ली में देखे, कानपुर में दंगे अभी चल रहे हैं, अब शुरुआत हुई थी, अभी भी चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जिस तरह से मिसयूज डेमोक्रेसी के नाम पर, हमारी बोलने की आजादी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच के नाम पर किया जा रहा था, उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने 33 लोगों पर जो अभी एफआईआर दर्ज की है, ये अभी एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि जिस तरह से विचारों की अभिव्यक्ति का मिसयूज हो रहा था, नुपुर शर्मा कुछ बोल रही है, पूजा शकुन कुछ बोल रही है, नवीन कुमार कुछ बोल रहे हैं, अभी असाउद्दीन ओवैसी वहां हैदराबाद से शुरू हो रहे हैं, कोई हिंदुस्तान के डिफरेंट कोने से शुरू हो रहा है। क्योंकि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का टाइम है, घर बैठे आप इतनी लोगों की मानसिकता, उनके जहन में इतनी ऐसे विचार डाल सकते हैं जो दंगे और बहुत बड़ी चीजों के कारण बन सकते हैं, जैसा भी आपने जहांगीरपुरी में देखा या कानपुर के अंदर देखा। अभी अभी एक और नेता नए नए पैदा हुए, उन्होंने कहा मैं नुपुर शर्मा का धड़ जो कत्ल करके लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। इस तरह की जो चीजें हैं, जो बहुत ही घटिया हरकत है और जो है निम्न स्तर की बातें हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो हमारा इतना विशाल कंट्री है, इतने बड़े दिल का कंट्री है, हमारे संविधान में बहुत सी चीजों का ऐसा समावेश किया गया, दरियादिली के साथ किया गया है, ओपननेस के साथ किया गया है। हमारी जो अदालतें हैं वो बहुत सी चीजों का माफी का खाता रखती हैं। आपने देखा बड़े बड़े केसेस के अंदर उन्होंने दरिया दिल दिखाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने छोटी छोटी चीजों को दरगुजर कर दिया है। परंतु अब बिल्कुल जब सिर से ऊपर चीज जाने लगी है, तो ऐसे टाइम पर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, जिनका कि खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है, महीनों तक ड्यूटीज पर रहना पड़ता है, परेशानियां आती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें बेगुनाह लोग बेचारे पीसे जाते हैं और फायदा उठाने वाला दूर बैठ के तमाशा बजा रहा होता है, डुगडुगी बजा रहा होता है। उसके अपने पॉलिटिकल मंशाएं होती हैं, उसको जीत हार का मसला होता है, किसी को पैसा कमाना होता है इन तमाम चीजों से। इसके पीछे हिडन एजेंडा बहुत बड़ा है। हमारे पीछे हमारा एनिमी कंट्री पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अभी जो हमारा नुपुर शर्मा का मामला आया, पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे खुल के आ गए जैसे उनके बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, जो कि विश्वास ही नहीं करते किसी डेमोक्रेसी पर। अफगानिस्तान स्पेशली, क्योंकि उनके यहाँ तो मतलब जिस तरह से मीडिया का हाल है, वहां पर एक लेडी सही ढंग से अपने बात को रख भी नहीं सकती मीडिया के अंदर, वो हमारे देश के मामलों में इंटरवीन कर रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज हमारे खिलाफ खड़े हो गए, जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशन बन रहे थे, और उनको भी बुरा लगा। नेचुरली मुझे भी बुरा लगा, मलिक साहब बैठे, इनको भी बुरा लगा होगा कि इस तरह की चीजें एक समाज के अंदर कटुता पैदा करती हैं, और ये चीजें पब्लिक डोमेन में लाना अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिल के अंदर रखना भी अच्छी बात नहीं है। आप पब्लिक डोमेन तो छोड़ें,
क्योंकि हमारा देश जो विविधताओं का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब आप खालिस्तान की बात कनाडा में बैठकर कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में आके बात कीजिए। आप उस तरह की घृणा की स्पीच जो एक मिस्टर पन्नू है, यदि आप उनकी वीडियो देखेंगे तो जैसे लगेगा कि बिल्कुल एकदम आग लगाने को तैयार बैठे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर। तो संजीव ये मलिक साहब, चीजें मैं आपको किसी भी भी इस चर्चा सजा में में अच्छी जोड़ना नहीं है। चाहूंगा। मलिक साहब, जो 153 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, 295 और 505 आईपीसी के तहत, तो कानून क्या कहता है? क्या इन धाराओं के तहत कितनी सजा का प्रावधान है, और किस तरीके से आपको लगता है कि लीगली दिल्ली पुलिस इन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अब से पहले भी ऐसे मुकदमे दर्ज हुए होंगे, तो उसमें क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस लीगली कितना मजबूत रहेगी? संजीव मलिक साहब ऑडियो से संपर्क ऑडियो नहीं हो आप पा रहा है। संजीव संजीव मलिक साहब का ऑडियो ऑन कर लें, उनको बोले ऑन कर लें, उनका माइक बंद है। जी 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 जी, उनका ऑडियो। जी सर। सर इसमें ये है कि अभी मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस ने 41 के नोटिस इनको सर्व किए होंगे, तो 41 के नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का टाइम मिलेगा इनको, उस दिन सारी चीज़ें क्लियर होगी। वैसे मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 7 ईयर है, जो एक 41 का नोटिस कंपलसरी है। अभी कल परसों तेलंगाना हाईकोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें साफ साफ आईपीएस साहब को अंदर भेजा गया है उसमें कि अगर आप 41 नोटिस, हरनेश कुमार की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो उसका खामियाजा अभी जो परसों तेलंगाना ने किया है वो भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक इस केस में भी शायद ऐसा ही होगा कि 41 का नोटिस ऑल एक्यूज जो भी एफआईआर हुई है, जितनी एफआईआर हुई है, उनको सर्व किया गया होगा और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए उनको बुलाया गया होगा। जिस आधार पर मलिक साहब ये एफआईआर दर्ज की गई है, सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किए हैं या जो बयान उन्होंने दिए हैं, क्या वो पुख्ता सबूत माने जाएंगे इस पूरे मामले में, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके खिलाफ? नहीं, वो तो एसीपी साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे से अच्छी तरह बता देंगे। पर बाकी ये है कि उसके बाद भी क्या एविडेंस आती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, उन्होंने कहाँ यूट्यूब पे डाला है, फेसबुक पे कौन सी वो है, क्या उसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, डिपेंड उस चीज पे होगा कि क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या क्या बातें उन्होंने बोली है और किस हिसाब से बोली है और किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उसको यूज किया है। मैं आपसे संजीव मलिक साहब ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के अगर एविडेंस कोर्ट में रखे जाते हैं तो क्या उनको पुख्ता सबूत माना जाता है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके इस तरह की जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उनको लाकर कोर्ट में रखती है तो? सर आजकल साइबर क्राइम, दिल्ली पुलिस जैसा है, साइबर क्राइम का अलग अलग वे खोल दिए गए हैं, अलग अलग वो बना दिए गए हैं, सच्चो बैठा दिए गए हैं। तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा आजकल हैंडल हो रहा है दिल्ली पुलिस के थ्रू, और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि अब काफ़ी सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, और ये पहले थोड़ा ज़्यादा वो था कि इसको कलेक्ट नहीं कर पाते थे, अब मैक्सिमम चीज़ें कलेक्ट हो पाती है और चांसेस होते हैं कि पनिशमेंट हो। तो बिल्कुल वेदभूषण साहब, दिल्ली पुलिस अब बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है, पहले के मुकाबले हाईटेक लैब्स हैं साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की। आप दिल्ली पुलिस में जिले से लेकर ईओडब्ल्यू से स्पेशल सेल तक तमाम उन जगहों पर रहे हैं जहां पर आप उन पोस्ट पर रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहे हैं। अब जो ये एफआईआर 2 दर्ज हुई है, जिन धाराओं के तहत दर्ज हुई है, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाएगी और क्या पुख्ता सबूत पूरी तरह से दिल्ली पुलिस इसमें इकट्ठा करेगी? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोर्स, किस सोर्स से वो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बरामद करना है, लैपटॉप था, मोबाइल था या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है और अकाट्य सबूत माने जाते हैं। यदि मेरा मोबाइल मेरे नंबर से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भेज रहा हूँ, ऑब्सीन चीजें भेज रहा हूँ या ऐसी साइबर से जो कोई भी क्राइम से रिलेटेड चीजें यदि मैं अपनी यूज करता हूँ, तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है बचाव का कि मैं अपने आप को बचाव कर सकूं, क्योंकि उसमें पुलिस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे, क्योंकि आपके सोर्स से ही तब चीजें आई हैं, आप कैसे उनको मना कर सकते हो। आपने देखा किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चल रहे थे या दूसरे कंट्री से, कनाडा से चल रहे थे, तो उनमें तो पुलिस कर नहीं पाती, पर जो हमारे कंट्री के अंदर, जो गेटवे कंट्री के अंदर है, उनके अंदर पूरी तरह से सक्षम है कहीं से भी हिंदुस्तान में, जैसा मलिक साहब ने बताया, 41 का नोटिस देकर उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा सकते हैं। यदि उनके खिलाफ एविडेंस है और वो लिंक हो जाते हैं तो उनको चार्जशीट किया जा सकता है और कोर्ट
कोर्ट ट्रायल करेगी और ट्रायल के दौरान ये देखा जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए क्या वो धार्मिक उन्माद बढ़ा सकते हैं, कोई हेट्रेड पैदा कर सकते हैं, या उसका एक गलत मैसेज जा सकता है। ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, जो कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान करती है, बिखेरती है, और कानून की जो परिधि है उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है कि वो इस तरह की चीजों में ना करें। उसमें सजा के तमाम प्रावधान है। और ये जो अभी अच्छी शुरुआत जो दिल्ली पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ, जो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया है, क्योंकि आपने देखा होगा एक बाढ़ आ गई है, यूट्यूबर्स की बाढ़ आ गई है, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में, गली इवन गांव के अंदर लोग बैठ के चैनल बना रहे हैं और इस तरह की वाहियात चीजें उसके अंदर डालते हैं कि आप अपने परिवार में बैठकर नहीं देख सकते, अपनी फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो चीजें पसंद की जा रही हैं, वो इतनी तेजी से वायरल होती हैं, जो वाहियात चीजें हैं, गलत चीजें हैं, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में ज्यादा है। बशर्ते कि अच्छा कोई कंटेंट यदि आप डालते हैं, अच्छी नॉलेज की कोई चीज डालते हैं, उसके व्यूअर्स कम मिलेंगे। जो उल्टी सीधी हरकतें हैं या गंदी बातें हैं, अश्लील चीजें हैं, उनके व्यूअर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो इन सब चीजों को कंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें बैलेंस्ड एक सोसाइटी बनानी है, एक देश को जो है, एक हमारा प्रतिष्ठित देश है, उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर दाब ना लगे, लोग हमारी मजाक ना उड़ाए। ये हमारे कंट्री का मजाक है कि छोटे छोटे कंट्री, मिडिल ईस्ट के कंट्री, वो हमारे एम्बेसडर्स को वहां पर बुलाकर रिप्रीमेंड कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके। नुपुर शर्मा ने पैगंबर के बारे में क्यों कहीं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि कोई और नुपुर शर्मा कोई आम एडवोकेट लड़की नहीं है, शी इज एन एडवोकेट और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं। उनको अपने शब्दों का चयन करना चाहिए था। यदि कोई ऐसी बात, यदि उनको कुरान पूरी तरह से नहीं समझ में आया, उनको हदीस नहीं समझ में आई कि उनमें क्या फर्क है, तो समझना चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक कट्टरवादी ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के इंटरप्रिटेशन बड़े गंदे तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम उबल जाएं और ऐसी बातें मुंह से निकालने लगे। खास तौर से जब जिम्मेदारी के पद पर कोई आदमी बैठा हुआ है, नुपुर शर्मा को एक पार्टी, बड़ी पार्टी ने, जिसका शासन भी है इस देश के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी, तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकले जो किसी को हर्ट करे। पैनलिस्ट तो छोड़ दो, पूरे दुनिया को हर्ट ना करे, किसी को हर्ट ना करे। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसको कंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बैलेंस्ड एफआईआर मैं कहूंगा इसको दी है, क्योंकि इसमें ओवैसी जो हैदराबाद में थे उनका भी नाम है, बॉम्बे में कुछ लोग बैठे हुए उनका भी नाम है, दिल्ली में नुपुर शर्मा, जिंदल और पूजा शकुन कई लोगों के नाम है जो डिफरेंट प्लेसेस से इस तरह की चीजों में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। और यदि एक दो बार हो जाए तो कानून के अंदर भी फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट में प्रोविजन है कि माफ किया जा सकता है। पर कंटिन्यूसली जैसे ओवैसी साहब हैं, एकदम बिल्कुल जैसे बोलते तो ऐसा लगता है जैसे जहर उगलने के लिए आए हैं कि उनको कुछ के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों पर कंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कानून है, देश संविधान से चलता है, अदालतें हैं हमारे यहाँ। संजीव मलिक साहब जैसे एडवोकेट हैं, वो अपनी बात रखें अदालतों के सामने, गलत हो रहा है, वी विल टेक एक्शन। नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। मिस्टर जिंदल को, जो नवीन कुमार है, उनको सम्मन किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। तो थोड़ा हमें अपने सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए, अपनी अदालतों पर। हमारी पुलिस एजेंसीज हैं, कोई गलत कर रहा है तो उसका दूसरा अल्टरनेट है हमारे पास में, कानून में प्रोविजन रखे गए हैं। यदि पुलिस आपकी बात नहीं सुनती तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो इसमें जल्दबाजी में कोई ऐसा नहीं कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे देश में एक गलत मैसेज जाए, और खास तौर से इंटरनेशनल मैसेज, क्योंकि उससे हमारे व्यापार जुड़े हुए हैं, उनसे हमारे परिवार जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका परिवार मिडिल ईस्ट से चलता है, क्योंकि वो लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि उन्होंने वहां से जो इंडियंस हैं उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीजें एक बैलेंस बनाकर, एक तरीका है हमारे यहाँ देश में चलने का, उसी तरीके से यदि हम चलेंगे तो हमारा बैलेंस देश बनाकर आगे रखना जाएगा। चाहिए। बिल्कुल संजीव मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है, 153, 295, 505 आईपीसी, तो आप कितनी गंभीर इस एफआईआर को समझते हैं, और क्या ये परेशानियां बढ़ा सकती हैं उन लोगों की जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है अब उनके खिलाफ क्या कानूनी विकल्प बचता है? जी, इसमें फिलहाल तो कानूनी विकल्प तो यही है कि 41 का नोटिस होगा तो उसमें अपना जो भी चीजें हैं वो क्लियर करें। दूसरा ये है कि 7 ईयर की पनिशमेंट है इसमें। तो 7 ईयर की पनिशमेंट में जो मैं अभी बात कर रहा था, हरनेश कुमार की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरनेश कुमार की एक जजमेंट दी है। उसमें ये कहा कि जब जितने 7 ईयर की पनिशमेंट है जिनमें, तो उसमें आप पहले एक्यूज को 41 का नोटिस दोगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आप बुलाओगे, उनका जो अपना डिफेंस है, जो उनका चीजें हैं वो क्लियर करेंगे।
उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि नहीं, उसके बाद भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो इनमें भी सारे मैक्सिमम जो सेक्शन इन एफआईआर में लगे हुए हैं, इसमें भी यही है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर है। तो मैं समझता हूँ कि 100% 41 के नोटिस जाएंगे इनके पास, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, अपना जो इनका डिफेंस है वो शो करेंगे। उसके बाद भी अगर पुलिस को लगता है कि नहीं अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो पुलिस इसको अरेस्ट करेगी और प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो अभी एसीपी साहब बता रहे थे, हमारा देश है तो उसमें एक आज़ादी है बोलने की, नो डाउट सबको आज़ादी है बोलने की, पर एक बोलने का एक लिमिट भी होनी चाहिए ना। किसी दूसरे धर्म के खिलाफ या अपने धर्म के खिलाफ भी नहीं सुनना चाहिए और दूसरे धर्म के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक समानता होनी चाहिए। ये हमारी इंडियन कल्चर यही कहती है कि समानता है हमारी इसमें। अगर इसमें कोई ऐसी चीज आई है सामने, इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसी चीज आएगी सामने, तो आई थिंक कि हो सकता है पुलिस उनको अरेस्ट करे। वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सारी कुछ एविडेंस है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि देश के दुश्मन यहाँ पर अगर कोई नफरती भाषा का इस्तेमाल करता है उसका फायदा उठाते हैं। एक चीज मैं संजीव मलिक साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये लोग अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आगे जमानती ये धाराएं हैं या नहीं है? नहीं, ये अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इनका राइट है। इवन 41 का नोटिस से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें एप्रीहेंशन है कि हमें पुलिस अरेस्ट कर ले, उससे पहले भी। और 41 के बाद भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 दिन बुलाती है, 2 दिन बुलाती है, तो उसके बाद भी इनके पास राइट है कि एंटीसिपेटरी बेल फाइल करे और उसमें कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन ले। बिल्कुल वेदभूषण साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली है इन नफरती लोगों के खिलाफ जिन्होंने नफरती बयान दिए थे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका की भी जांच दिल्ली पुलिस साइबर सेल करेगी। तो क्या ये पॉसिबली प्रैक्टिकली संभव है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए? अगर हाँ, तो कैसे ये जांच की जा सकती है और किस तरीके से इन पर लगाम लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। एक्यूज को भी राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी एंटीसिपेटरी बेल का, अग्रिम जमानत के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। अभी इसमें बहुत सारी सेक्शंस ऐड हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। और अलग अलग जो 33 एक्यूज अभी तक जो नेम्ड किए गए हैं उनके खिलाफ क्या कंटेंट्स है, क्या तमाम धाराएं सभी के लिए लागू होंगी या अलग अलग इंडिविजुअल उनका जो एक्ट है या मिसडीड्स हैं उनके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं, वो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद या जब चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल होगी उसमें क्लियर करा जाएगा किसके खिलाफ क्या एविडेंस है। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आए इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कानपुर के अंदर दंगे हुए या जहांगीरपुरी में दंगे हुए या सीए एनआरसी के अंदर जो दंगे हुए उसमें 60 लोग मारे गए दिल्ली के अंदर। अब उनका रोल इतना एक्सटेंड हो सकता है कि क्या वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होंगे, उसमें जो दंगे के अंदर आदमी मर गए, 60 आदमी मर गए, क्या उनका रोल था, क्या वो भी लायबल हैं मर्डर के लिए? तो फिर उनकी बेल तो छोड़ो, वो तो सजा के लिए हकदार हो जाएंगे। तो अभी एकदम से इस चीज कंक्लूजन पर पहुंचना कि अभी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर पहुंचेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तमाम तरह के एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं। ये चूंकि डिजिटल तरीका है, इसके अलावा फिजिकल एक इंट्रोगेशन का तरीका है, जो मौके पर लोग हैं, क्यों दंगा हुआ, किसने क्या देखा, किसने क्या यूट्यूब पर देखा, किस देखा। अब जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी एक एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से यूट्यूबर्स एक बात को बिना सोचे समझे, जैसे संजीव मलिक है, मेरा अपना जिंदगी का पुलिस का नौकरी का एक्सपीरियंस है, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, तो मैं जो भी बात बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा। ऐसे लोग लीगल फील्ड में कूद कर जब बात करते हैं यूट्यूबर्स, जिनको लीगल की एबीसीडी नहीं पता, उन्होंने कभी कोई एलएलबी का एग्जाम नहीं दिया, कोई उनके पास बुकिश नॉलेज नहीं, उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, वो इस तरह की बातें अनाप शनाप कर देते हैं जो कि बड़ी डैमेजिंग चीजें होती है, जो न कानून सम्मत होती है, न समाज सम्मत होती है, न रिलीजन से सम्मत होती है। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसका जो एडवर्स इफेक्ट हमारी सोसाइटी में जा रहा है वो बहुत निगेटिव जा रहा है। जिस तरह से समाज एक तरफ से
यूट्यूबर्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारी यंग जनरेशन है उसको जो डैमेज हो रहा है, जिस तरह से यूट्यूब के अंदर यंग लड़के लड़कियां पढ़ाई छोड़ के अपने दूसरी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप रात दिन देखते हैं किस तरह से मिसयूज हो रहा है। तो ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये इसी दिशा में एक पहल है। अब चूंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया गया है, प्रॉपर उसकी नोटिफिकेशन है और एक फुल फ्लैज साइबर का एक सेल द्वारका के अंदर रन कर रहा है, जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर तमाम चीजों को मॉनिटर करते हैं और जो इनके जो स्पेशलाइजेशन है उनसे भी उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है कि इसके अंदर हम किस तरह से एविडेंसेस कलेक्ट करें सो दैट कोर्ट के सामने हम प्रोड्यूस कर सकें और अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आने वाले टाइम में उम्मीद रखनी चाहिए कि ये चीजें बहुत आगे जाएंगी। अब वो टाइम नहीं कि आप कुछ भी बोलें और बोलकर निकल जाएं, आज नहीं तो कल आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाएगा और ये आपसे देश जवाब मांगेगा, हमारी अदालतें जवाब मांगेंगी, रोमांच जवाब मांगेगा, वेदभूषण मलिक साहब जवाब मांगेंगे कि आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में डालनी, आपने बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आई। आप लिखते हैं, जो कुछ भी आप कमेंट करते हैं, उसके डिजिटल फुटप्रिंट रह जाते हैं। संजीव मलिक साहब, अब एफआईआर दर्ज हुई है, अभी नोटिस सर्व होंगे, पूछताछ होगी, उसके बाद कोर्ट में मैटर जाएगा, चार्जशीट फाइल होंगी, तब पता चलेगा किसके ऊपर कौन सी धारा लगती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी एफआईआर दर्ज करके दिल्ली पुलिस ने एक अच्छी शुरुआत की है, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर से दिल्ली पुलिस के पास है एविडेंसेस कलेक्ट करने की, जिनको पुख्ता तौर पर कोर्ट के सामने रखा जा सके? आप फिलहाल के टाइम पे एक बात कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मैक्सिमम प्राथमिक जांच के टाइम रिकवर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा प्राथमिक जांच से कम होता है। एसीपी साहब अभी क्लियर कर रहे थे वो बातें। तो मैक्सिमम चीजें पहले प्राथमिक जांच में ही कंफर्म हो जाती है कि ये क्राइम कितना हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस हिसाब मेरे हिसाब से अभी वैसे हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है काफी अच्छा प्रोसीजर है। कोर्ट का जो प्रोसीजर है, हर किसी को अपने राइट मिलते हैं एविडेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने उस चीज के सब चीज के राइट है। पर फिर भी ऐसे जो अभी जो यूट्यूबर पे जो डाल रहे हैं ये मैक्सिमम आप समझो कि 80% चीजें कलेक्ट हो चुकी है, 20% बची हुई है। 20% में डिपेंड करता है कि किधर किसके सपोर्ट की चीजें आती है। तो ये फिलहाल हमारी जो इंडियन की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं। आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ देखोगे, वहाँ बहुत मेरे हिसाब से एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से वहाँ राइट बहुत कम है। यहाँ मैक्सिमम राइट है, एक्यूज को भी मैक्सिमम राइट है, कंप्लेनेंट को मैक्सिमम राइट है और एक्यूज को अपना डिफेंस करने के बहुत सारी चीजें हैं। बहुत वाइड हमारा कानून है, हमारी जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 41 के नोटिस सर्व हो चुके होंगे 99%। ये ज्वाइन करेंगे, अपना डिफेंस पेश करेंगे, फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, क्या एविडेंस आ रहा है उसके बाद चार्ज पे आर्गूमेंट होंगे। इन द मीन वाइल हो सकता है कि 2-1 धाराएं ऐड हो जाए, हो सकता है डिस्चार्ज हो जाए, वो एक प्रोसीजर है। उसके बाद फिर एविडेंस कलेक्ट होगी, कोर्ट में एविडेंस होगी, उसके बाद इनको एक्यूज को फिर मौका मिलेगा अपना डिफेंस एविडेंस देने का। ये एक प्रोसीजर है हमारे यहाँ। तो डिफेंस एविडेंस में अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है या ऐसा कोई गवाह है इनके पास जिसको प्रोड्यूस कर पाए तो वो भी हमारे कानून में बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद फाइनल ऑर्डर होगा। बिल्कुल। तो वेदभूषण जी, जैसा संजीव मलिक जी ने कहा कि प्राइमरी शुरुआत में ही 80% एविडेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं, बाकी के 20% बचते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो बाकी के 20% ऐसे मामलों में जो एविडेंसेस हैं वो कैसे कलेक्ट होते हैं और उनको किस तरह से पुख्ता तरीके से कोर्ट में रखा जाता है? देखिए रोमान जी, उसमें जो बाकी एविडेंसेस हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो चीज क्रिएट की गई, वो चीज ब्रॉडकास्ट की गई, एयर की गई, उसके अलावा बहुत सी चीजें कन्फ्रंट करानी पड़ती हैं एक्यूज को कि ये देखो आपका ये कहना था और ये आपकी आवाज है। उसमें वॉइस के सैंपल्स लिए जाते हैं और लेबोरेटरीज में भेजे जाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यस ये आवाज वही है जो यूट्यूब में या किसी सोशल मीडिया पर डाली गई थी और वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है। कोर्ट में एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देते हैं क्योंकि कानून में प्रोविजन है एक्सपर्ट ओपिनियन का, वो उनकी बात मानी जाती है और कोर्ट 100% उनके ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने बिल्कुल कंपैरिजन ठीक करके बताया। तो ये तमाम चीजें केस को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अकाट्य सबूत के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा उनकी एक सर्च का प्रोविजन होता है कि यदि कोई ऐसे हालात हैं कि वहां पर सर्च लेनी जरूरी है, प्रीमिसेस की सर्च लेनी जरूरी है, तो उसके अदालत से सर्च वारंट लिए जाते हैं कि हमें ये अक्यूज जो है मदद नहीं कर रहा रिकवरी करने के लिए, इसके घर की, ऑफिस की, दूसरे प्लेसेस की तलाशी लेनी है जहां से हमें ये चीज रिकवरी होने की पूरी संभावना
है। कोर्ट यदि सेटिस्फाई होती है तो सर्च वारंट जारी करती है, उन तमाम चीजों की सर्च ली जाती है जहां संभावना है कि एविडेंसेस हो सकते हैं जो उस मुकदमे में कोर्ट को और पुलिस को मदद कर सकते हैं अपनी बात को सच्चाई तक पहुंचने के लिए। हमारा जो पर्पस होता है वो ट्रुथ तक पहुंचना, सच्चाई तक पहुंचना है। निर्णय अदालतें करती हैं कि हम कहां तक अपनी बात को कोर्ट को कन्विंस कर पाए, समझ पाए, क्या कानून सम्मत थी या कानून के विरोधी थी। तमाम चीजें अदालत में जाती हैं, उसके बाद निर्णय आता है। उसके बाद तमाम तरह के ऑप्शंस तमाम के पास अवेलेबल हैं। आपके पास में सेशन कोर्ट जाने का मौका है, फिर हाई कोर्ट जाने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है, रिवीजन का मौका। बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज हमारे कानून में दी गई हैं कि जल्दी से किसी को भी एकदम से सजा नहीं दिया जाता। आपने देखा निर्भया का इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का केस था, 14 साल बाद उनको फांसी की सजा हो पाई। तो इतना जल्दी में ना वेदभूषण जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहूंगा कि 11 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है, 2 एफआईआर, जिनमें से एक का नाम नुपुर शर्मा भी है, उनके खिलाफ मुंबई में भी एक एफआईआर दर्ज है। तो दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर ली है। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं कि मुंबई में पहले से एक एफआईआर दर्ज है और दिल्ली पुलिस ने भी उन्हीं के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली इसी मैटर में? देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बॉम्बे में एफआईआर दर्ज की गई, या पीछे अभी पंजाब में एक नया फैशन शुरू हुआ कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज कर ली जाए। यदि इस तरह क्रॉस एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी तमाम स्टेट ने, क्योंकि पॉलिटिकल उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो हिंदुस्तान में एक बवाल आ जाएगा, कानूनी लड़ाई जंग शुरू हो जाएगी और लाखों करोड़ों एफआईआर क्रॉस एफआईआर होने की संभावना है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूर इंटरवीन करेगी। कोई ना कोई ऐसी कानून, ऐसा रूलिंग कोई ना कोई दी जाएगी कि वो एफआईआर कहाँ हो, क्योंकि अब बड़े विवाद का विषय बन चुका है। नुपुर शर्मा चूंकि दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने दिल्ली में अपने स्टेटमेंट दिया, जो पहले मिस्टर बग्गा जिनको पंजाब पुलिस उठा के ले गई थी, बाद में छोड़ना पड़ा। कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी उनको रिलीफ दिया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने। तो ये अब तमाम चीजें आई हैं, इस पर डिबेट हो रही है, हम और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह अदालतें भी इस मामले को देखेंगी कि क्या इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छा सिस्टम नहीं है, अच्छी प्रथा नहीं है कि कहीं कोई किसी को हर्ट हो जाए। मैं आपके साथ सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ हूँ, यदि मेरे खिलाफ कोई मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, अभी कोई केरल में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए या वेस्ट बंगाल में, तो मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा कि मैं यहाँ से उस केस का ट्रायल करने के लिए वहां पहले अपना एडवोकेट हायर करूं या मैं खुद अपने केस की एडवोकेसी करूं। तो मेरे लिए आना जाना प्रॉब्लम एक बहुत हो जाएगी। और कानून कभी इजाजत नहीं देता, कानून तो ये कहता है कि फैसिलिटेट किया जाए, तमाम को फैसिलिटेट किया जाए, सच्चाई तक पहुंचना है, एक निर्णय देना है, जजमेंट देना है, और जजमेंट बैलेंस्ड होता है हमेशा। तो कानून की निगाह में बैलेंस करने की चीज है। तो ये जो एफआईआर हुई है ये भी एक विवाद का विषय रहेगी, और जो महाराष्ट्र में और पंजाब में जो एफआईआर हुई है वो भी हुई है, क्योंकि अब मिस्टर ओवैसी को अब यहाँ बुलाया जा सकता है, कानूनी रूप से उनको आना ही पड़ेगा। अब जैसा मलिक साहब ने बताया, ही इज बाउंड टू अपीयर। दूसरे स्टेट्स के खिलाफ जो अभी तक आप 11 बोल रहे हैं, मेरी नॉलेज में 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अब क्योंकि एक प्रोविजन है कानून में, दे आर बाउंड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, उनको दिल्ली आना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं हो सकता कि वो बैठे बैठे घर में बैठे बैठे वीडियो कॉल पर या कॉन्फ्रेंसिंग पर अपना जवाब दे दें। उनको दिल्ली पुलिस का द्वारका सेल के अंदर इसमें आना पड़ेगा, अपना जवाब देना पड़ेगा अपना, और हो सकता है कई बार आना पड़े, हो सकता है जेल भी जाना पड़े। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है। आने वाले टाइम में हो सकता है इस बारे में भी जल्दी ही कोई अच्छी चीजें आए, जिससे कि एक लॉ एस्टेब्लिश हो सके कि कहाँ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, किसके खिलाफ होनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा हो रहा है और अच्छे की उम्मीद है, और हम यही दुआ करते हैं कि देश में सब कुछ बहुत अच्छा जल्द से जल्द हो और ऐसे ही अच्छा होता रहे। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज की है उसको एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, और दिल्ली पुलिस की यही अपील है कि ऐसे नफरती पोस्ट से दूर रहें, ऐसे नफरती पोस्ट डालने वाले लोगों को फॉलो ना करें, ना ही उनको प्रोत्साहित करें, ताकि देश के दुश्मन इन चीजों का फायदा ना उठा सकें। इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए वेदभूषण जी आपका और संजीव मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।